स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इतिहास में कारण। प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड के अनुसार कारण इतिहास के शब्दकोश का अंग नहीं है। इतिहास के संदर्भ में ऑक्सफोर्ड का यह मत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। अतः मनुष्यों के कार्यों के कुछ कारण होते हैं। कोलिंगवुड के अनुसार कारण वह प्रमुख तत्व है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य करता है। इतिहासकार मनुष्य को बाध्य करने वाले तत्वों का अध्ययन कारण के रूप में करता है। E.H. कार ने लिखा है कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। वर्तमान का कारण अतीत है। वर्तमान की प्रत्येक उपलब्धि के पीछे अतीत के कारण समाहित है। कारणों के अभाव में किसी परिणाम को ढूंढने का तात्पर्य इतिहास के उद्देश्यों की उपेक्षा करना है। मेंडेलबाम के अनुसार सार्वभौमिक नियम के अनुसार प्रत्येक घटना के कुछ कारण होते हैं। हाल्फेन ने कहा है, क्रय विक्रय, दान विनिमय, न्यायालय के न्याय, प्रशासनिक अध्यादेश के पीछे कुछ कारण निहित होते हैं। इतिहासकार का कार्य व्याख्या के परिवेश में अंतर्निहित कारणों को ढूंढना है, लेकिन इतिहासकारों की कारण व्याख्या पर उनकी जाति, राष्ट्रीयता, धर्म तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण आदि का प्रभाव पड़ता है। अरस्तु ने सबसे पहले कार्य कारण संबंध में अपने विचार की अभिव्यक्ति की है। उसने कहा है कि कारणों के अभाव में किसी घटना अथवा कार्य का होना संभव नहीं है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कार्य कारण संबंध का अच्छा ज्ञान था। उसने अपनी ऐतिहासिक कृति के आरंभ में लिखा है कि उसके इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य ग्रीक तथा बर्बर जाति के कार्यों को सुरक्षित रखना तथा पारस्परिक युद्धों के कारणों को बताना है। महान यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडिडीज पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसे कार्य कारण संबंध का अच्छा ज्ञान नहीं था। कोलिंगवुड के अनुसार 15वीं सदी में कारण का तात्पर्य अपराध, दोषारोपण, युद्ध, पाप एवं गलत कार्य रहा है। वास्तविक अर्थ में कारण की स्पष्ट अवधारणा 18वीं सदी की देन है। मोंटेस्क्यू ने कारण सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या की है। प्रत्येक राजवंश के उत्थान, राजत्व काल तथा पतन के पीछे कुछ नैतिक, भौतिक तथा सामान्य कारण होते हैं। सब कुछ उसी के परिवेश के कारण घटता है। रेनियर के अनुसार इतिहास में कोई घटना एक नहीं है, अपितु अनेक कारणों का प्रतिफल होती है। इतिहासकार का कार्य इन्हीं कारणों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना होता है। E.H. कार ने स्पष्ट लिखा है कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देना तथा कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंधों को क्रम से प्रस्तुत करना ही इतिहास है। प्रोफेसर रोशेनफील्ड के अनुसार कारण सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य किसी तर्कयुक्त योजना के कारण तथा परिणाम संबंधों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना है। 20वीं सदी के इतिहासकारों की अवधारणा है कि किसी घटना के कारण क्रमबद्ध होते हैं, जैसे किसी साम्राज्य का उत्थान तथा पतन। कारणों के संबंध में शीलट का मत है कि आधुनिक इतिहासकारों ने घटना की क्रमबद्धता को निश्चित करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। कोलिंगवुड के अनुसार इतिहास अतीत में मानवीय कार्यों का अध्ययन है। मानवीय कार्य अथवा घटना के कारणों को जानने का एकमात्र उद्देश्य किसी तर्कयुक्त योजना का ज्ञान प्राप्त करना है। उसे प्राधिकारी के विचारों के साथ बाह्य अथवा आभ्यंतरिक कारणों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है।
इतिहासकार इस प्रक्रिया के बीच अपने को रखकर घटना के विषय सोचता है, क्योंकि घटना मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। कोलिंगवुड का यह विचार तर्क संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कुछ घटनाओं में मानवीय प्रक्रिया प्रधान न होकर प्राकृतिक कारण प्रधान होते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, हिमपात आदि। देवी प्रकोप मनुष्य की इच्छा के विपरीत परिणाम देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के रूसी आक्रमण की विफलता का कारण हिमपात था। मोहम्मद तुगलक द्वारा दोआब में कर वृद्धि की योजना की विफलता का कारण अनावृष्टि तथा अकाल था। अतः इतिहासकार को ऐतिहासिक शोध में घटनाओं को प्रभावित करने वाले सभी आवश्यक कारणों की व्याख्या करनी चाहिए। यही एडवर्ड मेयर की कार्य कारण संबंधी अवधारणा है। परंतु डेविड थॉमसन के अनुसार अधिकांश आधुनिक इतिहासकार कारणों की समुचित व्याख्या से बचने का प्रयास करते हैं। कुछ इतिहासकारों के कारण व्याख्या की आधार चयनात्मक, विषयात्मक तथा एक पक्षीय होता है। विषय की जटिलता के कारण इतिहासकार व्याख्यात्मक पद्धति न अपनाकर वर्णनात्मक शैली का सहारा लेता है। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य कारण तथा उसके प्रभाव की समुचित व्याख्या करना है। प्रोफेसर जी बैरकलॉफ ने कहा है कि इतिहासकार को कारणों की व्याख्या की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे मात्र परिणामों पर ही केंद्रित होना चाहिए। यह उचित प्रतीत नहीं होता है। कारणों के अभाव में मात्र परिणामों को ढूंढना संभव नहीं है, क्योंकि कार्य कारण का समीकरण समानांतर रेखाओं की तरह होता है। एडवर्ड मेयर ने उचित ही कहा है कि कारणों का अनुसंधान ही ऐतिहासिक शोध तथा ऐतिहासिक आवश्यकता है। वोल्श के अनुसार किसी घटना के अनेक कारणों को प्रस्तुत करना ही ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य नहीं है। कारणों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात इतिहासकार यह जानने का प्रयास करता है कि कारणों में प्रमुख कारण कौन सा था जिसके परिणाम स्वरूप घटना हुई। कारणों की क्रमबद्धता में वह सहायक तथा प्रमुख कारणों की व्याख्या करता है। किसी घटना के एक नहीं अपितु अनेक कारण होते हैं। यह इतिहासकार पर निर्भर करता है कि कारणों की क्रमबद्धता में किस कारण को प्रधान तथा अन्य को सहायक सिद्ध करे। प्रत्येक इतिहासकार अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कारणों के औचित्य को सिद्ध करता है। प्राय राष्ट्रीयता, धर्म, क्षेत्रीयता, जाति आदि तथ्य इतिहासकार की व्याख्या को प्रभावित करते हैं। डेवी ने लिखा है कि प्रभाव की अपेक्षा कारण का स्थान सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। इतिहासकार व्याख्या में गौण कारण, मूल कारण, सहायक कारण, आकस्मिक कारण तथा अंतिम कारण को क्रमबद्धता प्रदान करता है। कार्य कारण के संबंध में इतिहासकार की व्याख्या उद्देश्यपरक तथा मूल्य संतृप्त होती है। इतिहास में व्याख्या के साथ मनुष्यों के आधार पर मूल्यों को गुण दोष विवेचन का प्रयुक्त करता है। माने के अनुसार इतिहास में कार्य कारण संबंधों की गवेषणा मूल्यों के संदर्भ के बिना संभव नहीं है। कारणों की गवेषणा के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यों की गवेषणा आवश्यक होती है। किसी एक घटना के कारणों की व्याख्या में घटना को प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है। कारणों की व्याख्या करते समय इतिहासकार अतीत, वर्तमान तथा भविष्य पर समदृष्टि रखता है। इतिहासकार की व्याख्या में निहित भविष्य रहता है। कार्य कारण व्याख्या की यही सर्वोत्कृष्ट परिकल्पना है।